नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिंधु नदी है ये भारत की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी जिसे नाम दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, इसी सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का जो नाम है वो हिंदुस्तान रखा गया और यूनानियों ने इसी नदी को इंडस कहा और देश को इंडिया कहा। ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से दो धाराओं से निकलती हुई इसके बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती हुई पाकिस्तान के अटक मिठानकोट से बहती हुई अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। माना जाता है कि ये जो नदी है, इसी नदी के कारण देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, इंडिया पड़ा और इसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता भी विकसित हुई। तो दोस्तों, बात करें इसके उद्गम की, तो जो आपका ट्रांस हिमालय है इसमें उत्तर से चले तो काराकोरम, फिर काराकोरम के बाद में है लद्दाख, फिर लद्दाख के बाद में जास्कर श्रेणी है, एक इधर पड़ती है, इसको बोला जाता है कैलाश श्रेणी। तो जो कैलाश श्रेणी है, इसी कैलाश श्रेणी के पास में ही मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास ही बोखरचू नामक ग्लेशियर है। ये चोमायुगडुंग जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, राक्षस ताल जहाँ से सतलज निकलती है और ये कहें कि ये बोखरचू ये पास का ही क्षेत्र है, यहीं से उद्गम माना जाता है। तो कैलाश पर्वत के पास बोखरचू से निकलती है, उद्गम से उत्तर की ओर चलती है, दो धाराओं से बनती है, गतरंगचू व बोखरचू, और दोनों के मिलने पर कहलाती है सिंगी खबाब। उत्तर की ओर चलती है, फिर ये लद्दाख और जास्कर दोनों के मध्य से बहती है, फिर ये दर्दिस्तान में चली जाती है पाकिस्तान के, और दर्दिस्तान से फिर ये अटक, फिर मिठानकोट, फिर कराची के पूरब से, याद रखिएगा दोस्तों, कराची के पूरब से अरब सागर के अंतर्गत गिर जाती है। बात करें सिंधु नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। बात करें भारत में कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, भारत के अंतर्गत है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो जो सिंधु नदी है इसका क्षेत्रफल 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की भारत में, तो भारत में ये 3.24 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये हमारे भारत के अंतर्गत पड़ता है। इस नदी का कुल लंबाई 2880, भारत में 1114, क्षेत्रफल 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत में 3.24 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अब इस नदी के बारे में हम विस्तृत पढ़ते हैं। तो जो बोखरचू ग्लेशियर है, इस बोखरचू ग्लेशियर के पास से दो धाराएं निकलती हैं। इन दोनों धाराओं को अगर नाम दिया जाए तो दिया जा सकता है, एक का नाम है बोखरचू और दूसरी धारा का नाम है गतरंगचू। इन दोनों धाराओं के मिलने पर इसका नाम बनता है सिंगी खबाब, सिंगी खबाब। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी को उद्गम पर क्या कहते हैं, सिंगी खबाब। ये तीप्ती वर्ड है और सिंगी खबाब का अगर अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है शेरमुख, अर्थात वह नदी जो अपने उद्गम पर शेरमुख कहलाती है। तो कौन नदी है वो, सिंधु। ये दोनों धाराओं के मिलने पर सिंगी खबाब कहलाती है। फिर ये उत्तर की ओर चलती है, फिर उत्तर पश्चिम में घूमती है। जिस झील के दक्षिण से ये घूमेगी उस झील का नाम है पेंगोंग झील। याद रखिएगा दोस्तों, पेंगोंग झील तिब्बत के अंतर्गत है, इसका कुछ हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है, बाकी ये तिब्बत यानी चाइना के अधीन है। और पेंगोंग झील के दक्षिणी भाग से ये घूमती है और भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में जहाँ से ये प्रवेश करेगी उस जगह का नाम है दमचौक, अर्थात सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, दमचौक। दमचौक कहाँ है, तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। और याद रखिएगा, इसी नदी के किनारे ही बसा है जो लद्दाख का जो कैपिटल है लेह है।
जो लद्दाख है उसका जो कैपिटल लेह है, या ये कहे कि लद्दाख का जो लेह ज़िला है वो किस नदी किनारे है? सिंधु। तो याद रखिएगा लद्दाख में केवल लेह के अंतर्गत बहती है ये नदी। फिर ये कहें कि ये लद्दाख श्रेणी के तो किधर से बह रही है? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से ये कहें कि लद्दाख श्रेणी के किधर से बह रही है? दक्षिण से। जबकि बात करें हम लोग जास्कर श्रेणी की, तो जास्कर श्रेणी के किधर बह रही है? ये उत्तर से। जास्कर के उत्तर से बहती है, लद्दाख के दक्षिण से, यानी ये दोनों के मध्य से बहती है। और बात करें इसी जास्कर श्रेणी से एक नदी आकर इसमें मिलती है, उस नदी का नाम भी जास्करी है। याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदियाँ जो बाएं से मिलती है वो जास्कर है, पंचनद के अलावा। पंचनद जिसमें 5 नदियां हैं, उत्तर से चले तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पंचनद का मिलन और एक इस जास्कर का मिलन ये बाएं से होता है। बाकी सिंधु नदी में अन्य जो नदियां हैं जैसे गिलगित है, श्योक है, नुब्रा है, काबुल है, गोलन है, ये सारी नदियां हैं वो किधर से मिलती हैं? दाएं से। लेकिन बात करें जास्कर की तो ये किधर से मिली? बाएं से। फिर ये आगे चलती है नदी, आगे जब ये बहती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको नाम दिया है बुंजी गार्ज। याद रखिएगा 5240 मीटर गहरा है ये बुंजी गार्ज, और बुंजी गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज है। और बुंजी गार्ज का निर्माण कौन नदी करती है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी इसका निर्माण करती है। यहीं पर इसमें एक और नदी का मिलन होता है जिस नदी का नाम है श्योक। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी। एक काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम लद्दाख दोनों के मध्य से बहती हुई आगे चल करके सिंधु में मिलती है। तो याद रखिएगा श्योक काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है। जबकि बात करें सिंधु की तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। तो इन दोनों नदियों में उत्तर में कौन हुई? तो श्योक नदी होगी इनमें उत्तर में, क्योंकि ये काराकोरम के दक्षिण से और लद्दाख के ऊपरी पहाड़ से बहती है। ये कहे कि ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, फिर ये पाकिस्तान के जिस भाग में प्रवेश कर जाती है, जिस प्रदेश में, उसका नाम है दर्दिस्तान। अर्थात भारत से बहती हुई पाकिस्तान के दर्दिस्तान में चली जाती है। फिर दर्दिस्तान में आगे बहती है तो एक जगह आती है अटक, और अटक नामक जगह पाकिस्तान में है। यहाँ पर ये नदी पहली बार मैदानी प्रदेश में आती है। तो याद रखिएगा अटक नामक स्थान पर, अटक का है पाकिस्तान में। अटक वैसे राजस्थान में भीलों का गोत्र भी है, जबकि मिलता जुलता कटक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, ये महानदी के किनारे पड़ता है। ये अटक है और अटक का है पाकिस्तान में है। अटक नामक जगह पर सिंधु नदी मैदान में आती है पहली बार, जैसे गंगा पहली बार हरिद्वार में आती है मैदानी क्षेत्र में। अटक से बहती हुई आगे चलती है और अटक नामक जगह पर याद रखिएगा इसमें एक और नदी का मिलन होता है काबुल नदी। तो काबुल नदी का मिलन सिंधु नदी में किस जगह होता है? अटक। और फिर ये आगे चलती है, आगे एक जगह आता है मिठानकोट, और याद रखिएगा मिठानकोट नामक जगह पर इसमें पंचनद का जल मिलता है। मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में पंचनद का जल मिलता है, और पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों को शामिल किया जाता है। मिठानकोट से बहते हुए इसके बाद में ये कराची के पूर्व से, याद रखिएगा कराची के पूर्व से कहाँ गिर जाती है? अरब सागर के अंतर्गत गिर जाती है। दोस्तों जो मानसरोवर झील है उसके पास से इसका उद्गम हुआ बोखरचू ग्लेशियर से। 2 धाराओं से बनी, बोखरचू और दूसरी धारा का नाम है गतरंगचू। दोनों धाराएं मिली तो सिंगी खबाब कहलाई, अर्थ हुआ शेरमुख। अपने उद्गम से उत्तर की ओर गई, फिर उत्तर पश्चिम में घूमी, दमचोक नामक जगह से भारत के लद्दाख में इसने प्रवेश किया। पेंगोंग झील के दक्षिण से टर्न के लद्दाख के लेह में बही। इसके बाद में बात करें तो ये ट्रांस-हिमालय में लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से, जास्कर के उत्तर से, दोनों के मध्य से बहती है। आगे इसी में श्योक नदी का मिलन होता है जो कि दाएं से मिलती है। फिर बात करें तो ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। बुंजी गार्ज ये भारत का सबसे
गहरा गार्ज है। गार्ज का बड़ा रूप दोस्तों याद रखिएगा कैनियन कहलाता है। ये कहे कि बुंजी गार्ज का निर्माण था पीओके से बहती हुई पाकिस्तान के दर्दिस्तान में चली जाती है। याद रखिए दर्दिस्तान में प्रवेश करेगी कौन सा स्थान पाकिस्तान का, तो चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जबकि भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। बात करें सिंधु नदी कितने देशों में बही है, तो चीन, इसके बाद में भारत और भारत के अलावा पाकिस्तान, अर्थात ये 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। बात करें भारत में लंबाई कितना है, तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें कि जो सिंधु नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं इनमें से आप 5 को तो विशेष याद रखेंगे। ये 5 जो सहायक नदियां हैं ये हमारे भारत से विशेष संबंध रखती है। इन्हीं 5 नदियों का भूभाग कहलाता है पंजाब। 5 नदियों का भूभाग क्या कहलाया, पंजाब। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में हमारा जो पंजाब है इसमें 3 ही नदियां हैं, जबकि इसका नाम फिर भी क्या रखा है, पंजाब, क्योंकि विभाजन के बाद कुछ क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान के अंतर्गत। फिर बात करें पंचनद में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। अगर हम लोग उत्तर से चले तो सबसे पहले बात करेंगे जिस नदी की, वो है झेलम। झेलम जिस नदी में मिलती है उस नदी का नाम है चिनाव, अर्थात झेलम किस में मिलती है, चिनाव में। फिर बात करें रावी, और ये रावी नदी भी किस में मिलती है, चिनाव में। इसके बाद में है व्यास, और व्यास की बात करें, व्यास जिसमें मिलती है उस नदी का नाम है सतलज। इन 5 नदियों को ही नाम दिया गया है पंचनद। और ये जो पंचनद है इसका मिलन किस नदी में होता है, तो जिस नदी में होता है उस नदी का नाम क्या है, सिंधु। अर्थात सिंधु नदी में पंचनद का मिलन पाकिस्तान के जिस जगह पर होता है उस जगह का नाम क्या रखा है, मिठानकोट। अर्थात पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर इसमें पंचनद का जल मिलता है। पंचनद का मिलन किधर से हुआ, बाएं से। पंचनद के अलावा कौन सी नदी है जो बाएं से इसके अंतर्गत मिलेगी, तो वह है जास्कर। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो झेलम नदी है इस झेलम नदी का उद्गम है शेषनाग झील, और शेषनाग या इसी के पास में एक और है बेरीनाग, और इसका उद्गम है J&K यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। ये जो झेलम नदी है इस झेलम नदी के लिए कहा जाता है कि ये आगे चल कर के भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील का निर्माण करती है, जिस झील का नाम है वुलर झील। तो वुलर झील का निर्माण कौन करती है, झेलम नदी। दोस्तों याद रखिएगा इसी झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, श्रीनगर, और श्रीनगर को बसाया था सम्राट अशोक ने। तो श्रीनगर किस नदी किनारे है, झेलम। झेलम नदी कौन सा झील का निर्माण करती है, वुलर। वुलर कैसी झील है, ये विवर्तनी की झील है और मीठे पानी की या ताज़े पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही बसा है। ये जो झेलम नदी है लगभग 725 किलोमीटर के करीबन बहती हुई और ये आगे चल करके और चिनाव नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वैसे झेलम नदी ऐसी नदी है जिसमें खेती की जाती है। झेलम नदी में बड़े बड़े जो स्टीमर जहाज़ होते हैं उनके ऊपर मिट्टी की परत बिछा करके कुछ समय में तैयार होने वाले जो पौधे होते हैं उनको तैयार किया जाता है। तो झेलम नदी में खेती भी की जाती है। अगली नदी है दोस्तों चिनाव, और इस चिनाव का उद्गम होता है 2 धाराओं से। एक धारा को बोलते हैं चंद्र और दूसरी धारा का नाम है भागा, और ये जो दोनों धाराएँ हैं ये निकलती हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है जो बड़ा लापसा दर्रा है, बड़ा लापसा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लापसा दर्रा के पास से 2 धाराएं निकलती है, चंद्र व भागा, इसलिए इस नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है, चंद्रभागा। और ये चंद्रभागा ही आगे चलकर क्या कहलाती है, चिनाव। याद रखिएगा पंचनद में ये सबसे लंबी नदी है और याद रखिए ये लगभग 1180 किलोमीटर के करीबन बहती है। कौन नदी, चिनाव। फिर बात करें दोस्तों अगली नदी जिसका नाम क्या है, रावी।
इसको ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस नदी का उल्लेख मिला है। इसे परुष्णी नदी कहा गया है और इसी नदी के किनारे इतिहास प्रसिद्ध 10 राग युद्ध लड़ा गया था। 10 राग युद्ध जिसमें जो आर्यों की जो भरत शाखा थी उसका जो राजा था सुदास, उस राजा सुदास ने 10 राजाओं के समूह को इस परुष्णी या रावी नदी के किनारे हराया था और इतिहास में इसे 10 राग युद्ध का नाम दिया जाता है। माना जाता है दोस्तों कि जो सुदास था भरत शाखा का आर्यों की, सुदास ने क्या किया था, विश्वामित्र को हटा दिया था और वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया था, पुरोहित। इस यही युद्ध का क्या बना कारण। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है। कौन सा युद्ध लड़ा गया, 10 राग युद्ध। कौन से वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। याद रखना, इसी रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थल है। इसी रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसमें ये तय हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा भी है, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता इसी नदी किनारे है। जो लाहौर शहर बसा है वो भी रावी नदी किनारे है। और ये जो रावी नदी है लगभग 724 किलोमीटर के करीबन बहती हुई आगे चलकर चिनाब नदी के अंतर्गत मिल जाती है। इसके नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो फिर अगली नदी है व्यास। वैसे रावी नदी का उद्गम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास से ये नदी निकलती है। कौन, रावी। फिर बात करें दोस्तों व्यास। व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। और याद रखिएगा व्यास नदी का उद्गम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होता है और ये 470 किलोमीटर के करीबन बहती है। और याद रखिएगा पंचनद में ये सबसे छोटी नदी है व्यास, इसी को विपाशा कहा गया। और इसी व्यास नदी के लिए कहा जाता है कि ये पंचनद में सबसे छोटी नदी है। और ये व्यास जो है ये पंजाब के अंतर्गत जो हरी के बराज वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत सतलज में मिल जाती है। अगली नदी है सतलज। सतलज को कहा गया है सतुद्री। पंचनद में एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम भारत नहीं है तो वो कौन नदी है, सतलज। ये आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है या जो मानसरोवर झील है इसी के पास राक्षस ताल है। इस राक्षस ताल से ये नदी जो है वो निकलती है सतलज। और सिपकिला दर्रा दोस्तों याद रखना, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा से ये भारत के अंतर्गत क्या करती है, प्रवेश करती है सतलज नदी। इसी के किनारे प्रसिद्ध शहर है लुधियाना। तो लुधियाना किस नदी किनारे बसा है, तो उत्तर क्या होगा, सतलज नदी। इन 5 नदियों को ही पंचनद का नाम दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो सिंधु की महत्वपूर्ण जो 5 सहायक नदियाँ हैं जिन्हें पंचनद कहा है, उनमें से कौन नदी है जो भारत से उद्गम नहीं है, तो वो है सतलज। पंचनद में बड़ी कौन है, चिनाब। और पंचनद में छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है वो है व्यास। फिर बात करें दोस्तों कि इसकी टोटल लंबाई सिंधु नदी की 2880, भारत में 1114 किलोमीटर है। अरब सागर के अंतर्गत ये गिरती है। इसी के कारण अरब सागर को भी सिंधु सागर का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी सिंधु नदी। अगर आप इसी तरह से जीके को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।